अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ मेरे सामने। तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें हर पर्दे के बाहर देखना चाहता हूँ। चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारा जिस्म बिना कपड़ों का देखना चाहता हूँ। मयूर की बात सुनी तो मैं कांप कर रह गई थी। मेरे हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए हों। मैं तो पहले ही बहुत शर्मीली थी। मैं हर वक्त पर्दे में रहने वाली लड़की थी। मेरी बहन के मरते ही मुझे अपने बहनोई के साथ शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बांध दिया गया था। मैं तो छोटी सी उम्र की 15 साल की लड़की थी। मयूर तो मेरा बहनोई था। मुझे तो उसके सामने शर्म महसूस हुई थी। पता नहीं वह किस जन्म का बदला मुझसे लेना चाहते थे। वह हर तरह से मुझे परेशान करना चाहते थे। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसने आगे बढ़कर जब मुझे अपने बाहों में ले लिया तो मैं कांपने लगी थी। मैं तो एक नाजुक सी लड़की थी। अभी उनके चौखट पर कदम रखा था, लेकिन मयूर ने मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। वह मेरे जिस्म के सारे पर्दों को दूर कर दिया और मुझे बिना कपड़ों के बेड पर। मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि मुझे तो अब उठा भी नहीं थी। मैं रात भर मयूर की हवस बर्दाश्त करती रही। अब इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि मेरा पूरा जिस्म तकलीफ की वजह से टूट रहा था। मैं अब अपनी हिम्मत हार बैठी थी। आंखें बंद करके बड़ी मुश्किल से अपने जिस्म को संभालते हुए अपने पीछे चादर को लपेटते उठी। मेरी जगह नज़र बालकोनी में पड़ी तो वहाँ मयूर बिना शर्ट के इतनी सर्दी में खड़ा था। मुझे तो अब मयूर से नफरत होने लगी थी, जिसने मुझ पर बिना तरस खाए मुझे बहुत तकलीफ देने की कोशिश की थी। जब शावर लेने के लिए वॉशरूम गई थी तो शावर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे जैसे गर्म पानी मेरे जिस्म पर पड़ रहा था वैसे वैसे मेरे जिस्म की तकलीफ भी टी से उठ रही थी। कितने तक शावर लेने के बाद मैं अपने गीले बालों को क्लच करके जकड़ती हुई बाहर आई थी। इतने में मयूर कपड़े में आया और मेरे गीले बालों को देखते ही कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अभी नहाने की? मुझसे पूछे बिना तुम नहा कैसे सकती हो? क्या तुमने मुझसे पूछा? मेरी जज्बात मेरी अभी ठंडे नहीं हुए। अभी तो मुझे तुम्हारे जिस्म को महसूस करना है। तुम्हारे अंदर समान है और फिर तुम्हारे जिस्म के साथ खेलना चाहता हूँ। फिर हो तुम हो कि अभी से नहा कर बैठ गई। चलो उतारो यह कपड़े। मैं तुम्हारे जिस्म को अपने आंखों में बसा लेना चाहता हूँ। मयूर की बातें सुनकर मेरी आंखों में टप टप आंसू गिर रहे थे। मेरे तो अब हाथ पैर भी कांपने लगे थे। रात भर की मयूर की हैवानियत एक बार फिर मेरी आंखों के सामने घूम गई थी और फिर मयूर की उन बातों से मेरा दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था। इतनी कहकर मयूर मेरे पास आया और मेरे दुपट्टे को खींचकर दूर फेंक दिया। मैंने उसी टाइम रोना शुरू कर दिया। कल रात से तुम्हारी हैवानियत को बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं फिर उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब मुझ में किसी भी तरह की हिम्मत नहीं है फिर से तुम्हारी हैवानियत को बर्दाश्त करूं। रात भर तो तुमने एक लंबी सांस भी लेने नहीं दिया और अब फिर से तुम्हारा दिल मचल रहा है मेरे जिस्म से खेलने को। देखिए मयूर जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और रात भर ना सोने की वजह से मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। इसलिए प्लीज मुझे आराम करने दो। मैं अब सोना चाहती हूँ। मयूर ने तो रात भर इतने जोर से मेरी गर्दन पर और मेरे होठों को काटा जहाँ भी अभी भी मुझे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। तुम यहाँ पर तुम्हारी बहन के बदले में आई हो। तुम्हें चाहिए कि तुम्हें आराम पहुँचाऊँ। अभी मेरी दिल नहीं भरा। अभी मेरे जज्बात ठंडे नहीं हुए। अब मेरे जज्बातों को ठंडा तुम नहीं करोगी तो क्या और कौन करेगा? मयूर सिगरेट को पाँव के नीचे मसलते हुए दोबारा से मुझे ऊपर झुकता हुआ इतनी जुनूनी बन गया था कि बड़ी हैवानियत से उसने मेरा हाथ उस नाजुक जिस्म को काट काट कर घायल कर दिया था। और मयूर प्लीज, बड़ी मुश्किल से मेरे गले से आवाज निकल रही थी। मैं दर्द से रोने लगी थी। कुछ नहीं मेरी जान, इतनी भी तड़पने की जरूरत नहीं, या बस तो अब तुम्हें रोज सहना पड़ेगा। अब इस सब की आदत डालो। मेरे सामने इतना भी नाजुक बनने की कोशिश मत करो। मुझे नाजुक लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा इस तरह से तड़पना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी मेरा भरपूर साथ दो। मैं जब भी तुम्हारे पास आऊँ तो तुम भी मेरे लिए पागल हो जाओ और जब मैं तुम्हारे जिस्म छूता हूँ तो तुम भी
पागल बन जाओ, खुद को मेरे प्यार में डुबाने की कोशिश करो। तो मैं उसकी बातों से थक चुकी थी और हर तरह से मुझे परेशान और तकलीफ देना चाहता था, क्योंकि वह मुझसे मेरी बहन का बदला लेना चाहता था। अब की बार वह दोबारा से मेरे जिस्म पर झुका तो पहले से ही ज़्यादा उसकी हैवानियत बढ़ गई थी। अब की बार तो मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, उसकी हैवानियत रात के उस अंधेरे में बढ़ती जा रही थी। आज दूसरा दिन था, हल्की हल्की रोशनी भी खिड़की से आ रही थी, लेकिन मयूर की हैवानियत इतनी बढ़ गई थी कि वह मुझसे दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिए को भिगो रहे थे और अब मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म दर्द से काँप रहा था और मैं दिल में सोचने लगी, काश मेरी बहन ना मरती तो उसके बदले में मयूर की बीवी बन नहीं पाती, यहाँ पर ना आई होती, उसका पागलपन और हैवानियत बर्दाश्त ना करनी पड़ती। सभी को मालूम था मयूर किस तरह का इंसान था, लेकिन मेरे माँ बाप शर्मिंदगी की वजह से मुझे उसका जुल्म बर्दाश्त करने के लिए उसके साथ मेरी शादी कर दी थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे शादी की पहले ही रात इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अब सुबह के 8 बज रहे थे और कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। जब मयूर के जज्बात ठंडे पड़े हुए थे तो मयूर ने मुझसे खुद से दूर किया और कहने लगा, जाओ, आप जाकर नहा सकती हो, लेकिन अब की बार यह ध्यान रखना, मुझसे पूछे बिना नहीं नहा सकती। यह कहकर वह सोने के लिए लेट गया। मुझे तो हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे अंग अंग से दर्द की टीस उठ रही थी। मेरी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब मुझ में नहाने की हिम्मत तक भी नहीं थी। मेरा पूरा जिस्म तकलीफ से चूर हो रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरे कदमों के साथ मैं नहा कर वापस आई। थोड़ा आराम करने के लिए मयूर के दूसरी तरफ जाकर सोने के लिए लेटी थी कि मयूर मेरे पास आ गया। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था तुमसे दूर होने का। तुम्हारा खूबसूरती, नर्म नाजुक जिस्म एक ही रात में मुझे इतना पागल कर दिया कि मन तो करता है कि तुम्हारे जिस्म से एक पल के लिए भी दूर न जाऊं। तुम्हें अपने बाहों में लेते हुए मुझे सुकून मिल रहा है। वह गहरी नींद में रहते हुए भी इस तरह की बातें कर रहा था। अभी तो बस शुरुआत थी, अब जबरदस्ती बनाई गए रिश्ते में मुझे फिर से कितना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुझे तो इसकी इतनी तकलीफ हो रही थी कि 1 मिनट के लिए सो नहीं पा रही थी। करीब 10 बजे मैं नहा कर आई थी और सीधा किचन की तरफ गई तो मेरी सास किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मयूर कहाँ है? अभी तक नहीं जगा? मैंने नाम में सर हिला दिया। फिर मैं चुप हो गई और कहा, नहीं। अच्छा चलो तो तुम नाश्ता कर लो, मैं मयूर को जगा देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप रहने दो, मैं खुद नाश्ता कमरे में ले जाऊंगी और वहीं पर हाथ में बैठाकर नाश्ता करवा दूंगी। जब मैं यह कह रही थी तब माँ जी की नज़रें मेरे दुपट्टे से मेरी गर्दन पर जा रही थी, जहाँ पर ना जाने कितने काटने की निशानी बने हुए थे। उन निशानी को देखकर माँ जी का दिल बुझ सा गया। मयूर की दरिंदगी साफ साफ मेरी गर्दन पर निशानी नजर आ रही थी। माँ की अफसोस भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। शायद वह दिल ही दिल में सोच रही थी कि वह कम से कम मुझ पर तरस खाता। माँ जी ने बहुत ही हिम्मत से मुझे कुर्सी पर बैठाया और कहने लगी, कृति बेटा, मेरी बात सुनो। वह मेरे चेहरे को हाथ में लिए अपनी आंखों में आंसू भरी हुई कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा। तुम सब कुछ जानती हो कि मयूर पहले से ही कितना घाव खा चुका है और बस परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने मजबूरी में तुमसे शादी की है। हाँ भरी, और अभी मयूर का भी घाव ताज़ा है। तुम्हें सोच समझ कर मयूर को हैंडल करना होगा। मेरी बच्ची, यह सब तुम्हारी बहन का दिया हुआ घाव है जो तुम्हें बदला ले कर अपने घाव को भरना चाहता है, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और तुम्हें अपनी मोहब्बत में उसके दिल के घाव को भरना होगा। तुम्हें मयूर का दिल जीतना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने जो किया था उसके बाद तो उस औरत जात से ही नफरत हो गई है उसे। लेकिन देखना, वक्त के साथ साथ बिल्कुल बदल जाएगा और तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आने लगेगा। तुम उसकी मोहब्बत के काबिल हो, बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी। फिर देखना, तुम्हारी ज़िंदगी संभल जाएगी। बेटा, बस तुम्हें उसकी ज्यादती पर चुप रहना होगा। मम्मी जी,
मेरे दुपट्टे को सेट करते हुए मेरे गर्दन के निशान को छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि मयूर की दरिंदगी किसी के सामने ना आए। एक पल के लिए मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मेरा दिल दुख से भर गया था। मैं मम्मी जी के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगी थी। मम्मी जी, मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मयूर की हैवानियत से बहुत तकलीफ हो रही है। एक ही रात में उन्होंने मेरी हालत ख़राब कर दी। फिर मैं कैसे हर दिन उसकी हैवानियत को बर्दाश्त कर पाऊंगी? मैं इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तो मर ही जाऊंगी। मयूर ने तो मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं किया। बस वह मेरे जिस्म पर अपनी हैवानियत दिखाना चाहता है। पता नहीं एक ही रात में उन्होंने मेरे साथ कितने बार। मम्मी जी, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसके अंदर तो बहुत हैवानियत है। अगर वह अपनी हवस को नहीं निकालेंगे तो मेरी जान भी बच सकती है। मम्मी जी, मुझे बचा लीजिए। आखिर मेरी बहन ने ऐसा क्या किया था जो इतने गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है? तुम्हारी बहन ने जो किया है वह किसी को बताने लायक नहीं है। मयूर एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था। वह विदेश से पढ़कर आया था, लेकिन उसने कभी अपने लिए लड़की पसंद नहीं की। उसका कहना था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इस मामले में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो माँ, आप मेरे लिए लड़की ढूंढना। मैं अपने बेटे के वारी जाती थी। आजकल के ज़माने में तो कहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ आपस में पसंद कर लेते हैं। लेकिन मयूर ने कभी उस वक्त ध्यान नहीं दिया और वह हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंता करता था। शादी ब्याह तो उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया था। मुझे भी एक अच्छी लड़की की तलाश थी जो मेरे बेटे को संवार सके, उसकी मोहब्बत दे सके। मैं लड़की ढूंढना शुरू की। तुम्हारी बहन धारा उस वक्त कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। हमारे पड़ोसी में अंकल जी ने तुम्हारे बहन का रिश्ता बताया था। जब हम तुम्हारा बहन को देखने गए तो बहुत ही खूबसूरत थी, हमें बहुत पसंद आई। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि तुम्हारी बहन किसी और को चाहती है और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे माँ बाप ने भी झट से रिश्ता स्वीकार कर लिया। मैं मयूर को तुम्हारी बहन की फोटो दिखाई तो उसे बहुत पसंद आई। हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारी बहन के दिल में कोई और है, और ना ही धारा ने किसी को कुछ बताया था कि वह किसी नागेंद्र नाम के लड़के को पसंद करती है। और 1 महीने के अंदर सगाई और फिर दूसरे महीने में शादी की तारीख रख दी गई थी। और फिर धारा हमारे घर बहू बनकर चली आई थी। धारा बोलने चालने में बहुत अच्छी थी। उसके आते ही पूरा घर को संभाल लिया था। मयूर भी उसे पसंद करता था, पर वह अपने बिजनेस के चक्कर में ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। इसी चीज़ का धारा ने ज़्यादा फायदा उठाया। हम धारा पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। वह बाहर आती जाती, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। धारा का कॉलेज का लास्ट ईयर था। मयूर ने उसे पढ़ाने का परमिशन भी दे दी थी। वह कॉलेज जाती और नागेंद्र नाम के लड़के से वह मिलती रहती, लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। इस तरह मयूर और धारा की शादी को 8 महीने बीत चुके थे। धारा ने कभी यह मालूम नहीं हो पाया था कि वह मयूर को पसंद नहीं करती है, लेकिन वह नागेंद्र नाम के लड़के के साथ इतना आगे तक बढ़ गई थी कि उसके साथ उसका शारीरिक संबंध था। मयूर को हर वक्त किसी को सरप्राइज देने का बहुत शौक था। वह अपनी पत्नी धारा को सरप्राइज करना चाहता था और वह किसी बिजनेस मीटिंग से फ्री हुआ तो सोचा कि धारा को उसके कॉलेज जाकर सरप्राइज करता और उसके साथ ही घर जाऊंगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी धारा उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। जब वह कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि वह तो कॉलेज के किसी नागेंद्र नाम के लड़के के साथ किसी रेस्टोरेंट में गई है और वह रोज ही जाती है। कॉलेज के बाकी लड़कियां से उस रेस्टोरेंट का पता लेकर मयूर सीधा उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां धारा और नागेंद्र बैठे इश्क के समंदर में गोते लगा रहे थे। धारा कह रही थी कि मेरे पति ने मेरी कभी प्यास नहीं बुझाई, उसे तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती। रात को आता तो बस 1-2 बार मुझसे प्यार से बातें करता और कभी कभी अपना प्यार मुझ पर लुटाता। उससे मेरा जी नहीं भरता। और मैं नागेंद्र, तुम तो मुझे बड़े सुकून देते हो और हमें शादी की भी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी भी है और मेरा पति भी है। हम सारा जीवन इसी तरह आपस में दोस्ती में सुकून ढूंढ लेते हैं। तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हारे घर का और तुम्हारा माँ बाप का है और बहन भाइयों का ध्यान रख रही है, और तुम्हारा जब भी मन करे मुझसे अपने प्यास बुझा सकते हो। तुम्हारे अंदर वह मर्दाना ताकत है जो मेरी प्यास को कम करती है और मुझे सुकून मिलता है। तुम मुझे कभी मत भूलना नागेंद्र।
यह सुनते ही मयूर के सिर पर सातों आसमान गिरे थे। मयूर ने वही बड़ी कुर्सी उठाकर नागेंद्र के सिर पर मार दिया था और अपनी पत्नी धारा को उससे टच तक नहीं किया था। उसे सिर्फ गुस्से में कहा, चलो यहाँ से घर। उसके बाद वहाँ पर रेस्टोरेंट के आदमी आए और मयूर से नागेंद्र को बचाया। जब धारा को लेकर घर पहुंचा तो उसकी आंखों में जैसे खून निकल रहा था। उसने उस रेस्टोरेंट में बैठे धारा और नागेंद्र की वॉइस रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाकर तुम्हारे माँ बाप को भेज दिया था। वह भी वीडियो देखकर शर्म से पानी पानी हो गए थे। उसमें तो मयूर का सामना करने तक की हिम्मत नहीं थी। तुम्हारे पिता ने कहा कि जो भी हो जाए यह हमारे घर पर नहीं आना चाहिए। चाहे तुम्हें उसे ख़त्म कर दो, मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम्हें सौंप दूंगा। वहीं से तुम्हारी कहानी शुरू हो गई थी। उसके बाद मयूर ने सबसे कुछ भी ना कहा, बस मुझसे नाराज़ था। उसने कहा कि तुम्हारी शादी से पहले लड़की के कैरेक्टर को तो जान लेती कि वह किसी को चाहती है या पसंद करती। मैं मयूर की बात में समझ गई थी आखिर क्या हुआ था। मैंने तुम्हारी माँ से शिकायत की। उन्होंने कहा कि भगवान की कसम हमें कभी धारा ने हमें नहीं बताया कि वह किसी लड़का को पसंद करती है। अगर वह बता देती तो हम उसी से उसकी शादी करवा देते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि अब जो हो जाए वह तुम्हारे घर की इज्जत है और हमारी भी। आप जो भी उसके साथ करना चाहते हैं करें। उसके बाद से धारा का घर से निकालना बंद हो गया था। मयूर अपने सारे बिजनेस मैनेजर के हवाले करके घर पर बैठ गया था और दिन रात उसी पर अपनी मोहब्बत निछावर करता। सुबह से शाम और शाम से रात। कब शाम होता कब रात होता धारा को कुछ भी पता नहीं चलता। जब वह बाहर रसोई में जाती तो अपना चेहरा, गर्दन, हर चीज़ ढकी रहती। एक दिन मैंने उसको पीछे से देखा। उसके गर्दन पर कई निशान थे। उसके होठों को देखती वह कटे रहते, लेकिन उसके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती, ना ही लड़ाई झगड़े की, ना ही किसी बात विचार की। उसने कभी चिल्लाकर भी धारा से बात नहीं की थी। इस किस्से में 2 महीने के बाद धारा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मयूर ने नर्स को घर पर ही बुलाया और उसका चेकअप करवाया। जब पता चला कि वह 4 महीने से प्रेग्नेंट है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, फिर मयूर ने उसका पूरा टेस्ट करवाया और उसका प्रेगनेंसी का भी जाँच करवाया। उस चेकअप से पता चला कि जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वह मयूर का नहीं नागेंद्र का है। तब मयूर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और जब उसने पहली बार धरा पर हाथ उठाया था तब मयूर ने कहा था कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो और नागेंद्र के साथ ही रहो, क्योंकि मैं इस बच्चे को पाप का नाम नहीं दे सकता। तब धारा पहली बार फूट फूट कर रोई और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी। धारा ने बताया कि वह नागेंद्र से 9वीं क्लास से मोहब्बत करती है, लेकिन नागेंद्र पर अपनी माता पिता का बहुत प्रेशर और नागेंद्र को गाँव जाना पड़ा। गाँव में ही अपने माता पिता के पसंद से शादी करनी पड़ी। शादी होने के बाद जब वह शहर आया तो उसने धारा को सब कुछ बता दिया, लेकिन धारा ने नागेंद्र को नहीं छोड़ा और यूं ही उसका रिश्ता बना रहा। नागेंद्र की शादी के 1 साल बाद धारा को भी शादी हो गई और इसी तरह नागेंद्र अपनी पत्नी से छुपकर और धारा अपने पति से छुपकर आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे और इस रिश्ते को पूरा जीवन चलाना चाहते थे। लेकिन धारा का यह खेल खत्म हो चुका था। वह प्रेग्नेंट हो गई थी। धारा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी और फिर उसे टेंशन रहने लगा। मयूर उससे बहुत गुस्सा रहने लगा और उस पर जितनी हैवानियत कर सकता था करता था। मयूर ने यह भी कहा था कि तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन धारा कहाँ जाती। बस धारा ने एक दिन मयूर से चुप कर नागेंद्र से बात की और कहा कि जो बच्चा मेरे पेट में है वह तुम्हारा है। तो नागेंद्र ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं उस बच्चे को स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे खुद अपने 3 बच्चे हैं। तुम उस बच्चे को गिरवा दो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। सारा डंडा ही खत्म हो जाएगा, ना मेरा होगा न तुम्हारे पति का। तुम्हारा जीवन खुशी में बीतेगा। तब तुम्हें उस दिन का अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ उसे कि वह जो कुछ कर रही थी वह बहुत गलत था। उस बच्चे को कोई भी अपना नाम नहीं देना चाहता था और धारा उस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी और अब वह ज़्यादा ही टेंशन में रहने लगी थी और इस टेंशन ने एक दिन धारा की जान ले ली थी। धारा के पेट में बहुत दर्द उठा और उस दर्द के धारा की जान ले ली और धारा के मरने के बाद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी भी मयूर से करवा दी,
क्योंकि वे लोग बहुत शर्मिंदा थे और धारा के धोखेबाजी से मयूर को इतना जुनूनी बना दिया कि वे अब किसी भी स्त्री पर विश्वास नहीं करता और वह टूट चुका है। मयूर की माँ की बात सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ कि धारा की गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी बड़ी धूमधाम से हुई थी। रिसेप्शन के बाद मम्मी पापा मुझे लेने के लिए आए थे। मैं बहुत खुश हुई थी और मयूर से मेरी जान छूटेगी। मेरी गलतफहमी कुछ मिनट के लिए थी। मयूर ने साफ मना कर दिया था कि मैं कृति को नहीं भेजूंगा। मम्मी पापा भी चुपचाप लौट गए थे। उन्हें अपने दामाद पर बहुत भरोसा था, पर मैं तो बिना कोई गुनाह किए इस चुगल में फंस गई थी और मयूर मेरी बहन धारा का बदला मुझे ले रहा था। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। मैंने अभी 10वीं पास किया था और मैं आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की थी। मयूर की पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी थी। कोई भी उसे शादी के लिए मना नहीं कर सकता था, लेकिन बस मुझे तो उसका हर जुल्म बर्दाश्त करना था। रिसेप्शन वाले दिन जब मैं तैयार हो रही थी और रिसेप्शन पार्टी खत्म हुई, मम्मी पापा भी अपने घर चले गए और जब मैं रात को अपने कमरे में गई तो उस भारी भरकम लहंगे में मेरा दम घुट रहा था। मैंने उसको निकाल दिया। तभी मयूर अंदर आ गया और मुझे गुस्सैली नज़रों से देखने लगा। तुमने किसी से पूछ कर लहंगे को उतारा है और जो पहन कर आओ, अभी मुझे तुम्हें देखना है। जब तक मेरा जी नहीं भर जाता तुम उस कपड़े को नहीं उतारोगी। मैं रोते हुए मेरे मरे मरे कदमों से दोबारा से लहंगे पहनने लगी और उसका ब्लाउज पहन रही थी। ब्लाउज का जिप पीछे बैक साइड से लोग था। मुझे उस जीप नहीं लग रहा था। आईने के सामने खड़ी होकर नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी मयूर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और अपने हाथों से लहंगे और ब्लाउज को उतार कर बिना कपड़ों के मुझे बेड पर ले गया और फिर उससे वही हैवानियत शुरू हो गई। पर मैं कुछ भी नहीं कर सकी थी क्योंकि मुझे किसी और के गुनाह की सजा दी जा रही थी। मैंने उसे पूरे 2 महीने बर्दाश्त किए। 2 महीने बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हुई। जब डॉक्टर ने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और जब यह बात मयूर को पता चली तो वह खुशी के मारे झूम उठा था और मयूर ने अपनी सारी हैवानियत के लिए मुझे माफ़ी मांगी थी। मैंने भी मयूर को माफ़ कर दिया था क्योंकि मुझे भी यह बच्चा बहुत प्यारा था। इसके आने से मयूर एकदम बदल सा गया। अब वह मुझ पर भरोसा करने लगा था और धारा को भूल चुका था। उसने मुझसे हर गलती की माफ़ी मांगी थी। मैंने भी मयूर को माफ़ कर दिया था। मयूर बहुत अच्छा इंसान था। उसने आज तक अपनी पत्नी के अलावा किसी और को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इस बात के लिए मैं उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकती थी क्योंकि मेरी बहन धारा ने उसको बहुत धोखा दिया था। वह उसी सदमे में मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था। उसने दीदी के बारे में मुझसे बताया था। मुझे भी दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मयूर ने अपनी पहली रात के बारे में भी बताया था कि दीदी को ऐसी ही कोई ब्लीडिंग नहीं हुई थी जो एक कुंवारी लड़की को होती है, लेकिन उसने दीदी पर कोई शक नहीं किया था। यह बात तो उस दिन पता चली जब उसने मेरे साथ पहली रात बिताई थी और मेरा बिस्तर खून से लथपथ हो गया था। उसने मेरे अंदर उस रात बहुत से बदलाव देखे थे, लेकिन फिर भी धारा की धोखे की वजह से वह मेरे साथ इस तरह का हैवानियत कर रहा था। उसने बताया कि जब भी मैं अपने बिजनेस से फ्री होता तो मैं धारा के साथ टाइम बिताता। धारा ने एक अलग तरह की बात थी। वह मुझे पूरी रात पागल कर देती थी। धारा ने पहली रात भी कोई शर्मा नहीं की थी और बिल्कुल मेरे साथ उस रात को एंजॉय किया था। और मयूर ने भी फर्स्ट नाइट पहली बार मनाई थी तो उसे इतनी जानकारी नहीं थी। धारा को नहीं समझ पाया था और जब धारा ने धोखा मिला तब वह इस हद तक बढ़ गया था कि वह पागल हो गया था। लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ वह सिर्फ दीदी की वजह से हुआ और इसमें पूरी की पूरी मेरी दीदी की ही गलती थी। मैं और मयूर आज बहुत खुश हैं और वह बहुत पर मुझे बहुत विश्वास करता है मेरे पर। मैं भी उस पर आंख बंद करके विश्वास करती हूँ। आप लोग बताइए कि अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते। मैंने मयूर के बेटे को जन्म दिया और मयूर अब पूरी दुनिया को भुलाकर मुझे बहुत चाहता है। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, पर्सनल वीडियो बनाने का मतलब है कि ऐसी गलतियाँ बहुत किसी के साथ हो जाता है, खासकर हिंदू धर्म में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व एक कहानी के माध्यम से करना है
कि अपनापन जो है और धोखेधड़ी की सज़ा किसी और को ना दिया जाए, इसलिए ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया है, पर्सनल यूज़ का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी गलतफहमी और सज़ा किसी और को ना मिल सके।